गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम मनु का अध्ययन कर रहे थे। आज हम मनु के शेष विचार जो कि न्याय और दंड व्यवस्था पर है उसका अध्ययन करेंगे। न्याय के संबंध में मनु ने सबसे पहले मुकदमे जिस चीज़ के राज्य के सामने लाए जाते हैं उन विषयों पर प्रकाश डाला है और इन मुकदमों के विषयों को उसने व्यवहार नाम दिया है। ये 18 विषय हैं जिसमें से उसने कुछ प्रमुख विषय यूँ बताए हैं, जैसे ऋण का लेन देन, सेवक से कार्य कराकर वेतन नहीं देना, क्रय विक्रय संबंधी विवाद, शारीरिक दंड, मारपीट, व्यभिचार, चोरी और जुओं से जुड़े हुए जो भी विवाद होते हैं वो राज्य के समक्ष लाए जाते हैं और राज्य के द्वारा उन अपराधों के अनुकूल दंड निर्धारित करना और अनुकूल न्याय की व्यवस्था की जाती है। न्यायालय राजा स्वयं न्याय का अध्यक्ष था, जिसे कि धर्माध्यक्ष कहा जाता था और उसकी उपस्थिति में एक प्राण विभाग एक विद्वान व्यक्ति को न्याय का कार्य सौंपा। राजा की प्रेजेंस में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होगा। यदि किसी कारणवश राजा उस समय अवेलेबल नहीं हो या उस कार्य को करने में असमर्थ हो, अस्वस्थ हो, तो उसकी जगह एक विद्वान ब्राह्मण या अन्य कोई योग्य व्यक्ति न्याय का कार्य करेगा। न्याय प्रक्रिया के मनु ने 4 चरण बताए हैं। सबसे पहला पूर्व पक्ष, यानी ये वादी से संबंधित है। जो भी कोई पीड़ित पक्ष है वादी, वो अपना वाद न्यायालय के समक्ष अर्थात राजा के समक्ष लेकर आता है। दूसरा जो चरण है वो है प्रतिपक्ष। प्रतिवादी से संबंधित पक्ष है। वादी के बाद जिस पर आरोप लगाया गया है वो प्रतिवादी अपना पक्ष राजा के समक्ष आकर रखता है। क्रियापाद ये तीसरा पक्ष है। इस क्रियापाद के दौरान वादी और प्रतिवादी अपने मुकदमे से संबंधित अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जैसे मानुष प्रमाण, लिखित भोग, जो किसी का किसी चीज़ पर मान लो दूसरे की ज़मीन पर कब्जा हो, या और कोई साक्षी उसके प्रमाण उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। दिव्य प्रमाण, जिसमें अग्नि दिव्य प्रमाण और जल दिव्य प्रमाण जैसे प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाते हैं। निर्णय निर्णय को मनु ने ये कहा है कि वादी प्रतिवादी का पक्ष सुनकर उसके अकॉर्डिंग राजा को वेद, स्मृति, सदाचार में जो निहित है कानून, उसका निर्णय धर्म पर आधारित होना चाहिए। न्याय में राजा के द्वारा कोई एक पक्ष का प्रति पक्षपात की भावना नजर नहीं आनी चाहिए, अपितु जो पीड़ित है उसे सही रूप में न्याय मिलना चाहिए। और मुकदमों के पुनर्चिंतन की व्यवस्था भी मनु ने उस समय की है। जैसे कोई व्यक्ति न्याय से संतुष्ट नहीं हो या कोई पक्ष सुनने से रह गया हो या न्याय में किसी प्रकार की उसको संतुष्टि नहीं है, तो वो पुनः राजा के समक्ष न्याय के लिए पुनर्चिंतन की अपील कर सकता है और राजा के द्वारा या उसके समकक्ष अधिकारी के द्वारा उस पर पुनर्विचार करके निर्णय दिया जा सकता है। इसी तरह न्याय के साथ ही दंड व्यवस्था, कोई भी अपराध यदि समाज में होगा, अपराध को रोकने के लिए या अपराधों की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए ही एक दंड की व्यवस्था की जाती है। ये दंड केवल आगे फ्यूचर में ऐसी प्रवृत्तियां करने से व्यक्ति डरे, उसमें एक गलत काम के प्रति भय उत्पन्न हो जाए, इसलिए दंड की व्यवस्था रखी। और दंड की जो अर्थ दिया है न्यायालय द्वारा अपराधी को दी गई सजा है, इसकी विशेषताएं होती है कि दंड कोई साध्य नहीं है, अपितु दंड एक साधन है। और दंड के मनु ने 4 प्रकार बताए हैं। वाग दंड, अर्थात अपराधी से इस प्रकार का वचन लिया जाता है कि वो भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, और यदि करेगा तो वो स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार होगा और भविष्य में उसे दंड भी दिया जा सकता है। इसी तरह धिक्दंड, अपराधी को धिक्कारना, उसको लज्जित करना, क्योंकि जब व्यक्ति की इंसल्ट होती है तो वो शर्मिंदा अपने आप को फील करेगा, तो भविष्य में ऐसे कार्य करने से बचेगा। तीसरा दंड अर्थदंड मनु ने बताया है, जिसमें उस अपराधी पर आर्थिक रूप से
वो राजा के द्वारा निर्णय लिया जाता है जैसा उसने अपराध किया है, और जुर्माना उससे वसूला जाता है जो कि राजकोष में जमा हो जाता है। चौथा जो दंड का प्रकार बताया वो है कायिक दंड, यानी कि शारीरिक यातना देना, जिसमें कोड़े लगवाना हो सकता है, मुंह काला करना, सिर मुंडवा देना या कोई अंग भंग कर देना, बंदी बनाकर रखना, उसको निर्वासित कर देना, राज्य से बाहर निकाल देना, और बहुत ही बड़े अपराध में मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मनु ने ये कहा कि ये दंड राजा दुर्भावनावश कभी नहीं दे सकता, अपितु दंड की एक मर्यादा होगी। केवल अपराधी को ही दंड दिया जा सकता है, और अपराधी को भी दंड उसके अपराध के अनुकूल ही होना चाहिए। दंड देते समय अपराधी की मनोदशा, किस परिस्थिति के कारण उसने ऐसा किया है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपराध करना चाहता नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो अपराध कर बैठता है। अपराधी आदतन अपराधी है या उससे अनजाने में ऐसा अपराध हुआ है, तो इन सारी परिस्थितियों को जानकर अवलोकन करके ही राजा को धर्मानुसार, नीति के अनुसार ही दंड का निर्धारण करना चाहिए। न्याय और दंड व्यवस्था के बाद हम अब देखेंगे मनु के परराष्ट्र या अन्य राज्यों के साथ संबंधों में क्या नीति अपनानी चाहिए। परराष्ट्र संबंधों के उसमें मनु ने दो पक्ष निर्धारित किए हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष है जिसको नीतिगत पक्ष भी कहा गया है, और दूसरा है संस्थागत अर्थात व्यवहारिक पक्ष। नीतिगत पक्ष में कुछ ऐसे सिद्धांत तय किए जाते हैं कि राजा के द्वारा ये किया जाएगा, और व्यवहारिक पक्ष में कुछ ऐसा संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसमें कुछ ऐसे पदों पर लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह करेंगे। मनु स्मृति के अनुसार जो सैद्धांतिक पक्ष है, उस सैद्धांतिक पक्ष में मनु ने कई बातें दी है। जैसे पहला उसने दिया राज्य मंडल, अर्थात ये 12-13 राज्यों का एक जो आसपास उसमें बसे हुए हैं उसको एक मंडल के रूप में मनु ने बताया, निर्धारित किया, जिसका केंद्र बिंदु है विजयगीषु राजा, जो कि विजय की इच्छा रखता है, वो केंद्र बिंदु होगा। विजयगीषु के आगे का जो राज्य है वो होगा अरि, उसका दुश्मन राज्य होगा। स्वाभाविक है, जो आपकी सीमा के टच में है वो आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार जरूर करेगा। इसी तरह अरि के बाद वाला होगा मित्र राज्य, वो अरि का शत्रु होगा लेकिन विजयगीषु का मित्र होगा। इसके बाद में होगा अरि मित्र राज्य, क्योंकि अब इसके बाद एक क्रम इस तरह चलता है, नेक्स्ट आपका शत्रु है, फिर उसके बाद का मित्र है, उसके बाद वाला शत्रु का मित्र होगा, फिर उसके बाद वाला अरि मित्र। इस तरह से मनु ने 6 राज्यों का उल्लेख किया है, लास्ट में अरि मित्र राज्य। इसके अलावा ये आगे के विजयगीषु के आगे के राज्य हैं। इसी तरह विजयगीषु के पीछे के जो राज्य हैं उसको भी उसने, जैसे पार्ष्णिग्राह है, ये पीठ पीछे का शत्रु होगा। इसी तरह आक्रांतसार, ये होगा पीठ पीछे का मित्र। इस तरह 4 राज्यों का उल्लेख किया है। पार्ष्णिग्राहसार अर्थात ये विजयगीषु का शत्रु का मित्र होगा, और उसके बाद में आक्रांतसार। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों का भी मनु ने उल्लेख किया है। मध्यम राज्य, ये शत्रु और विजयगीषु दोनों की सीमाओं से टच करता हुआ राज्य है, और ये एक इस तरह का है, वो कभी भी दोनों में से किसी का भी सहयोग कर सकता है। वे विजयगीषु से भी मिल सकता है और वो शत्रु राज्य का भी सपोर्ट कर सकता है। एक होता है उदासीन राज्य, जो ना विजयगीषु का होगा न किसी और राज्यों का सपोर्ट करेगा, वो केवल तटस्थ राज्य बना रहता है। तो इस तरह से एक राज्य मंडल का उसने वर्णन मनु ने अपने उसमें किया है। इसी में सैद्धांतिक पक्ष में या नीतिगत पक्ष में मनु ने एक षाड्गुण्य नीति का भी उल्लेख किया है। षाड्गुण्य नीति 6 गुणों वाली नीति है, अर्थात इन 6 गुणों पर अमल राजा को करना चाहिए। इसके जो 6 पॉइंट्स हैं वो है संधि, अर्थात दूसरे राजा के साथ आप जो समझौता करते हैं, संधि या समझौता, ये 2 प्रकार का हो सकता है। यदि आपने अपने समान संपन्न या विकसित या आपके बराबर संसाधनों वाले राजा के साथ संधि की है, उसे समान यान कर्मा संधि कहेंगे।
और यदि किसी आपने अपने से बलशाली या अपने से कमजोर से संधि की है तो उसे असमानयान कर्मा संधि कहेंगे। संधि मतलब दो राज्यों का मेल, जिसमें आप किन्हीं विशेष लक्ष्यों को निर्धारित करके संधि करते हैं। विग्रह मतलब शत्रु राज्य के प्रति एक ऐसा राजनीतिक कलह, उसके प्रति एक ऐसी विद्वेषता उत्पन्न करना जिसके कारण आपको अल्टीमेटली युद्ध करना ही पड़ेगा, युद्ध उसमें संभव होगा, ऐसी शत्रुता की भावना अपने शत्रु राज्य के प्रति रखना। यान सेना सहित किसी शत्रु राज्य पर आक्रमण करना, उसे यान कहा गया है। आसन स्वयं की सुरक्षा के लिए शत्रु राजा के प्रति उपेक्षा की नीति। आसन का तात्पर्य मनु ने ये कहा कि जब आपको ऐसा लगे कि आप शत्रु का मुकाबला करने में असमर्थ हैं या इस समय आपकी अनुकूल स्थिति नहीं है, तो आप शत्रु के व्यवहार को या उसके द्वारा कोई आक्रमण की जो योजना बना रही है उसके प्रति आप उपेक्षा की नीति अपनाएं। आप उसके प्रति अपनी सुरक्षा के माकूल इंतजाम करते रहें, लेकिन प्रत्यक्ष में आप आक्रामक नीति नहीं अपनाएं। शत्रु को ये आभास नहीं हो कि आप आक्रमण करने वाले हैं, बल्कि आपकी उपेक्षा की नीति उसे पता होनी चाहिए। संश्रय, पांचवा जो पॉइंट बताया, संश्रय का मतलब है शत्रु राज्य से रक्षा के लिए आप किसी आपसे शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाएं जो आपको हिफाजत दे सके। एक छठा जो पॉइंट है द्वैधी भाव, एक ही समय में युद्ध और शांति दोनों ही नीतियों को अपना कर चलना, परिस्थिति के अनुसार कोई भी निर्णय ले लिया जाए। फिर मनु ने नीति के 4 उपाय भी बताए हैं कि अपने दूसरे राज्यों के साथ या शत्रु राज्य के साथ संबंधों में इन 4 उपायों का उपयोग किया जा सकता है। साम, ये शांतिपूर्वक वार्ता के द्वारा ये चीज़ हो सकती है। किसी अन्य शत्रु से, दूसरे राज्य से आप शांतिपूर्वक मेल मिलाप से कोई अपना टारगेट पूरा कर लें। यदि वो नहीं हो तो दाम का दूसरा उपाय बताया, अर्थात किसी दूसरे राज्य को लालच देकर आप अपना बना सकते हैं, अपने अनुकूल उसके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं। ये भी नहीं हो तो उस राज्य के अंदर से किन्हीं लोगों में सेंध मारकर कुछ लोगों को अपना बनाना चाहिए। वो गुप्तचर भी हो सकते हैं, वो मंत्री परिषद के लोग भी हो सकते हैं, या अन्य किसी पदों पर कार्य करने वाले। तो भेद के द्वारा दूसरे राजा की नीतियों को जान लेना, और यदि ये भी उपाय कारगर नहीं हो तो अंतिम रूप में दंड का जो प्रावधान है, अर्थात युद्ध के द्वारा उस राज्य को दंड देना। परराष्ट्र संबंधों के दूसरे जो व्यावहारिक पक्ष है उसमें मनु ने निम्नांकित व्यवस्थाएं की है। दूत व्यवस्था, दूत दूसरे देशों के पास अपना संदेश ले जाने के लिए जो लोग नियुक्त किए जाते हैं वो दूत हैं। आज के समय में भी हम एम्बेसडर जो नियुक्त करते हैं, इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय दूत के रूप में रही होगी। मनु ने कहा है कि दूत शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए और स्मृतिवान भी हो, उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, वो सुंदर भी होना चाहिए ताकि दूसरे देशों में उसके प्रति एक आकर्षण रहे, वक्ता हो और अपनी बात दूसरों को कहने के लिए उसमें भय नहीं हो, अर्थात वो निर्भय होना चाहिए। अन्य लोगों की बात समझने की उसमें कैपेसिटी हो और अपनी बात दूसरों को प्रेषित करने का भी नॉलेज उसमें होना चाहिए। पूर्वानुमान, दूसरे राज्य के द्वारा क्या कुछ पॉलिसीज या क्या नीति अपनाई जा सकती है उसका अनुमान लगाने की सामर्थ्य भी उसमें होनी चाहिए, और देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की उसमें दूरदर्शिता और सामर्थ्य भी होनी चाहिए। इसी तरह गुप्तचर व्यवस्था, राजा को शत्रु राज्य की जो भी गतिविधियां होगी उनको जानने के लिए विभिन्न प्रकार के गुप्तचर नियुक्त किए जाते हैं, और कई बार राजा ओवर सिक्योरिटी के लिए गुप्तचर के पीछे भी गुप्तचरों की व्यवस्था करता है। तो गुप्तचरों को नियुक्त करने में भी राजा को सोच समझकर योग्य व्यक्तियों को ही बनाना चाहिए। गुप्तचरों में 3 प्रकार की उसने कैटेगरी निर्धारित की है। कापटिक, ये होते हैं छल कपट में बहुत कुशल होते हैं। उदास्थित, साधु सन्यासी के वेश में रहते हैं, कृषक के रूप में हो सकते हैं, और चौथा वाणिज्यिक के रूप में हो सकते हैं। तो ये गुप्तचरों की श्रेणियाँ मनु ने बताई है। फिर मनु ने दिया है युद्ध का विवरण, अर्थात अंतिम रूप से यदि राजा को युद्ध ही करना पड़े तो युद्ध के लिए भी मनु ने कुछ नियम बताए हैं कि युद्ध नीतिगत होना चाहिए,
और कूट युद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें छल कपट के द्वारा शत्रु को पराजित किया जाता है, अपितु मनु ने कहा धर्म युद्ध होना चाहिए जिसमें युद्ध को एक नैतिक क्रिया माना जाता है और धर्म संबंधी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया जाता है। और इस धर्म युद्ध के भी मनु ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि युद्ध में सचेत करके ही युद्ध करना चाहिए। ये नहीं है कि शत्रु राजा रात में सो रहा है, अचानक आपने आक्रमण कर दिया, नहीं, अपितु आपको पहले ये सूचना उस तक पहुंच जानी चाहिए कि आप उस पर आक्रमण करने वाले हो, अर्थात सचेत करके युद्ध करना चाहिए, धोखे से युद्ध नहीं करना चाहिए। वाहन पर आरूढ़ को वाहन रहित पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि दूसरा राजा जमीन पर चल रहा है, आप वाहन पर आरूढ़ हो, तो आप उस राजा पर वार नहीं करेंगे। और कोई राजा जो पराजय स्वीकार कर ले आपके सामने, तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध के कोई दर्शक हैं, उनका वध नहीं किया जाना चाहिए। और अमानवीय पीड़ा, मनुष्य को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाने वाले शस्त्रों का, हथियारों का प्रयोग भी राजा को नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मनु ने युद्ध में लूटे गए माल का वितरण भी इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में एक व्यक्ति नहीं लड़ता, बहुत सारे लोगों के द्वारा युद्ध किया जाता है, युद्ध जीता जाता है। तो जो पराजित राष्ट्र से आपने धन लूट कर आप लाए या जीत कर लाए, उस पर केवल राजा का अधिकार नहीं है, उसमें अधिकतम राजा के राजकोष में जमा कर शेष सामग्री सभी योद्धाओं में वितरित की जानी चाहिए, क्योंकि पुरस्कारों के द्वारा आगे और साहस भरे कार्य करने का एक स्रोत, प्रेरणा स्रोत भी वो काम करेगा। जो उपहार राजा के द्वारा दिया जाएगा वो आगे की ऊर्जा के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा। पराजित राजा के प्रति भी कैसा व्यवहार हो, इस पर भी मनु ने प्रकाश डाला है कि सम्मान पूर्वक उस राजा को उस राज्य के पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन राजोचित सत्कार और सुविधाओं के साथ उसे बंदी गृह में रखा जा सकता है। मतलब आम व्यक्ति से अच्छे एक परिवेश में अच्छी सुविधाओं के साथ उसे बंदी गृह में बंदी बनाकर रखा जा सकता है और उपरोक्त व्यवहार की आवश्यकता नहीं हो। यदि वो आपकी पराजय स्वीकार कर ले, आपकी हर एक बात मानने को तैयार हो, तो उसे उसके राज्य में राजगद्दी पर बने रहना देना चाहिए। हाँ, आप अपना उस पर नियंत्रण हमेशा बनाए रख सकते हैं। तो ये मनु के विभिन्न विचारों का हमने अध्ययन कर लिया। अल्टीमेटली यदि हम ये कहें कि मनु का भारतीय राजनीतिक दर्शन में क्या योगदान है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स का और हवाला दे सकते हैं, क्योंकि मनु प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं और राज्य और राजा को उन्होंने साधन माना है, साध्य नहीं माना है। अर्थात व्यक्ति प्रजाजनों को उन्होंने प्रमुखता तो दी है और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ही राजा और राज्य बने हुए हैं। राजा और राज्य निरंकुश तरीके से आचरण व्यवहार नहीं कर सकते, उनका एक ही टारगेट है, राज्य की सुरक्षा करें और राज्य में रहने वाले नागरिकों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। इसी तरह मनु ने संपूर्ण सामाजिक दर्शन का प्रतिपादन करके बहुत बड़ा योगदान दिया। धर्मशास्त्र या मूल्य प्रधान राजनीति के प्रतिनिधि विचारक के रूप में मनु जाने माने जाते हैं। हर एक चीज को उन्होंने धर्म के अनुसार आचरण से जोड़ दिया है और राजनीतिक व्यवहार में मूल्यों की प्रमुखता भी प्रतिपादित की है। राजनीति शास्त्र के आधारभूत विचारों की विवेचना की है। उन्होंने राजा राजपद से संबंधित बातें, गुप्तचर पर राष्ट्र संबंधों की बातें, युद्ध के नियम, न्याय और दंड व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी, मंत्री परिषद प्रशासन किस प्रकार का होगा, ओवरऑल सभी प्रकार के विचारों पर उन्होंने प्रकाश डाला। राजकोष और अर्थव्यवस्था के संबंध में भी मनु ने प्रकाश डाला है कि राजा को किस प्रकार के करों का आरोपण करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उस समय कर उगाहने के समय किया जाना चाहिए। मनु भारत के प्रथम विधि संहिताकार भी माने जाते हैं। न्याय और दंड व्यवस्था के संबंध में भी उन्होंने अपने अमूल्य विचार दिए। परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में भी मनु ने संस्थागत और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार की, नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक संस्थागत पक्ष दोनों ही पक्ष दिए। आदर्श और यथार्थ का उन्होंने संयोग किया कि ये कुछ चीज़ें फैक्चुअल ऐसी हैं और कुछ होनी चाहिए, उन दोनों का संयोग करके एक मिश्रित रूप में मनु ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन को जो मनु की देन है वो अविस्मरणीय है और भारतीय राजनीतिक चिंतन
चिंतन का जो क्षेत्र है वो हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और आज हमारा ये मनु का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट में हम कौटिल्य का अध्ययन करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।